everyone. Today we are very honored to have Dr. Harshvardhan Atre with us. Sir, July is Sarcoma Awareness Month, so we are going to discuss about this disease. But before that, I want you to introduce yourself, please. Good afternoon. मैं डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे, डायरेक्टर मेडिकल एंड ऑन्कोलॉजी. I treat all the solid tumors, hematology problems, and hemato-oncology. And from time to time, we are doing these kind of podcasts on programs to make you aware of some diseases. Okay, thank you, sir. सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, सार्कोमा एग्जैक्टली होता क्या है? सार्कोमा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यूज जो बॉडी में होता है उनका कैंसर कहलाता है. ये सॉफ्ट टिश्यूज आपकी बॉडी में मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, कार्टिलेजेस है, फैट है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है. ये सब बोन से जो भी अलग चीजें हैं ये सब सॉफ्ट टिश्यूज कहलाते हैं. इनके जो भी ट्यूमर्स और कैंसर्स हैं उनको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कहते हैं. ओके सर. सर, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे कि मतलब जनरली कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को कि हमें सार्कोमा हो रहा है? मतलब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, क्यों होता है सार्कोमा? सार्कोमा जैसा मैंने बताया कि सॉफ्ट टिश्यू का ट्यूमर है और ये सॉफ्ट टिश्यू में कहीं भी बॉडी में हो सकता है जहाँ पर भी सॉफ्ट टिश्यू है. मोस्टली ये जो एक्सट्रीमिटीज है, हाथ या पैर है, 60 to 70% केसेस में हाथ या पैर के कनेक्टिव टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू में होता है. बाकी ये शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, मुझे सॉफ्ट टिश्यू आपके शरीर के बहुत सारे पार्ट में है. लेकिन मोस्टली हाथ या पैर के सॉफ्ट टिश्यू में या फिर जैसे फीमेल्स में यूट्रस में, पेट के अंदर या कहीं भी किसी भी बॉडी के पार्ट हो सकता है. क्यों होता है इसके लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स नोन है. उन रिस्क फैक्टर्स में से कुछ इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो है कि अगर किसी मरीज का पहले कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है तो उससे ये सेकेंडरी कैंसर डेवलप हो सकता है. सेकेंडरी मतलब जिससे कोई कारण की वजह से. और जो लक्षण है, जो कारण है या रिस्क फैक्टर्स है, उनमें से कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर हुआ हो, जैसे कि विनाइल होता है या फिर एनिमल्स यूज हो रहे हैं उनका एक्सपोजर होता है. कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे उनका नाम है ली टॉमिनी सिंड्रोम या न्यूरोफाइब्रोमाइल्जिया. इस तरह के कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें से सार्कोमा भी है. तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं. और इसके जो लक्षण है वो बेसिकली स्वेलिंग्स के रूप में, सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग होंगी, लम्प्स होंगे बॉडी में. इनिशियली पेनलेस लम्प्स होते हैं और यूजुअली लोग उसको, क्योंकि लक्षण नहीं है, पेन नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है, उसके लिए उनको नजरअंदाज किया जाता है. बाद में जब वो तेजी से बढ़ते हैं तो वो मूवमेंट में प्रॉब्लम कर सकते हैं. अगर वो ज्यादा बढ़ जाए तो लोकल पेन हो सकता है स्टेजिंग की वजह से या दूसरे टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से. अगर वो यूट्रस में है तो ब्लीडिंग हो सकती है ज्यादा. अगर वो आंत में है तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं. तो इस तरह से जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर अपने साइज की वजह से या वेस्कुलरिटी यानी कि ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से कुछ लोकल लक्षण बना सकते हैं. तो इन लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए. जैसा कि हम लोग सब कहते हैं कि शरीर में कहीं पर भी कोई गांठ हो जो बढ़ रही हो तेजी से, उसकी जांच कराना जरूरी है. डॉक्टर से मिलिए, अगर जरूरी है तो वो उसकी बायोप्सी करेंगे, सैंपलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैंसर है. तो जानकारी ही बचाओ. जी, जैसे कि किसी को अगर कहीं पर भी कोई स्वेलिंग जैसा फील होता है तो उनको आई थिंक जाना चाहिए, डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, एटलीस्ट हो पाए कि डायग्नोज हो पाए अगर कुछ ऐसा कैंसर टाइप है. क्योंकि मुझे लगता है कि सार्कोमा बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादा इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. तो सार्कोमा जो है ना ये यूजुअली रेयर कैंसर यानी कि बहुत ज्यादा नहीं होता और कैंसर की तुलना में कम होता है, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी भी कम है. लेकिन फॉर दैट मैटर हम लोग सबको यही बताते हैं, कहीं भी कोई गांठ उसको आप नजरअंदाज ना करें, उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज कराएं. उसी में सार्कोमा का भी
स्क्रीनिंग समझिए तो कि उसमें सार्कोमा भी आता है, क्योंकि सारे कैंसर स्वेलिंग के रूप में पहले प्रेजेंट करते हैं, तो आपको इस सब चीजों का पता होना चाहिए। जी, बहुत सही चीजें बताई आपने। एंड सर, ये सार्कोमा एंड बोन कैंसर में क्या डिफरेंस है? बोन में भी सार्कोमा होता है, तो बोन कैंसर भी कई तरह के होते हैं, उसमें से ऑस्टिन सार्कोमा या इविल सार्कोमा बोन्स में भी होता है। तो इनमें फर्क जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बोन का जो कार्टिलेजिनस पार्ट वो भी सॉफ्ट टिश्यू की कैटेगरी में आता है, बट वो बोन्स में, क्योंकि बोन्स को अफेक्ट करता है तो उसको बोन सार्कोमा कहते हैं। तो वो सार्कोमा भी पार्ट है सार्कोमा फैमिली का, ट्रीटमेंट भी उसका सिमिलर तरीके से होता है। ओके ओके सर। सर, अगर किसी को ऐसा स्वेलिंग है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसको सार्कोमा हो सकता है, तो इसके फिर क्या डायग्नोसिस हो सकते हैं? मतलब डायग्नोसिस के क्या वेज होंगे और क्या ट्रीटमेंट होगा उसका फिर? पहली चीज तो यह है कि लक्षण क्या है। लक्षण अगर वो जिस अंग में है वहां पर स्वेलिंग है और लक्षण शुरुआती तौर पर तो स्वेलिंग पेनलेस स्वेलिंग ही होती है, लेकिन अगर उसको नजरअंदाज बहुत बढ़ जाए और वो फैल जाए तो और तरह के लक्षण भी प्रोड्यूस कर सकता है। डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली चीज है इमेजिंग की जाए, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर सीटी स्कैन। समटाइम्स एक्सरे भी हम लोग करते हैं, बोन सार्कोमा के लिए एक्सरे भी हम करते हैं, बट मेनली क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में, तो सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट सीटी की 3 मेन मॉडलिटी, इसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि उसका साइज क्या है, कौन से को अफेक्ट कर रहा है, कहाँ से उसको ओरिजिनेट हुआ है, और टेक्निकली ये चीजें हमें ये बताती है कि ये रिसेक्टेबल यानी कि ऑपरेबल है कि नहीं, जिसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ये तो वही देखने की बात की कहाँ पर है। दूसरा, सार्कोमा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सार्कोमा एक्चुअली ओरिजिन के हिसाब से सार्कोमास का नाम रखा गया है। जैसे कि अगर हम देखें कि कार्टिलेज से, बोन की कार्टिलेज से जो सार्कोमा निकल रहा है कॉन्ड्रोसार्कोमा बोलेंगे, कोई फैट प्रॉब्लम से निकल रहा है तो उसको लाइपोसार्कोमा बोलेंगे। इसी तरह से लियोमायोसार्कोमा है, जो सॉफ्ट जो मसल्स है, छोटी मसल्स उनसे निकल रहा है तो लियोमायोसार्कोमा बोलेंगे। मतलब जहाँ इसका ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया है। तो वो ओरिजिन जानने के लिए हमको बायोप्सी की भी बहुत जरूरत पड़ती है, और बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हम सारे सार्कोमास का जो ट्रीटमेंट है, इनिशियली तो सर्जरी है, लेकिन बाद में कीमोथेरेपी जो हमको देना पड़ता है, तो उसमें उसके ओरिजिन का बहुत महत्व है। तो बायोप्सी, इमेजिंग, ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो टेस्ट है वो जनरल वेलबींग के भी होते हैं कि बाकी सारे अंग किस तरह से काम कर रहे हैं, बट ये 2 टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर। तो सर, अगर ये सार्कोमा डायग्नोस होता है तो फिर इसके जो ट्रीटमेंट्स होंगे तो उनके इसी के अकॉर्डिंग होंगे ना, लाइक ये जो उनका ओरिजिन है उसके अकॉर्डिंग, और क्या ट्रीटमेंट बेस्ट? उसपे हमको 2 चीजें बहुत अच्छे से डिटरमिन करनी होती है, जिसमें स्टेजिंग और ग्रेड, टाइप और ग्रेड। टाइप और ग्रेड हमको बायोप्सी से पता चलता है कि कौन सा टाइप है, उसका क्या ग्रेड है, वो हाई ग्रेड है कि लो ग्रेड है। ग्रेड से हमको ये पता चलता है कि वो कितना एग्रेसिव है, कितना तेजी से बढ़ता है या कितना धीरे से बढ़ता है। तो इसमें जो है हमको ये पता करना जरूरी होता है कि सीटी या एमआरआई के थ्रू ये चीजें हम रिसेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है सार्कोमा का वो सर्जरी है। अगर हम उसको पूरी तरह से निकाल सकते हैं तो सार्कोमा को हम क्योर कर सकते हैं। तो यूजुअली 5 सेंटीमीटर से नीचे के सार्कोमा जो होते हैं, और अगर उसी अंग में है और कहीं नहीं फैले, तो सार्कोमा को सर्जिकल रिमूवल किया जा सकता है। कुछ केसेस में जी इनिशियल स्टेज के जो कैंसर होते हैं, सार्कोमा कैंसर, उनका सर्जरी ही उनका ज्यादा अच्छा इलाज है। एडवांस केसेस में जहाँ पर वो पूरी तरह से नहीं निकाले जा सके या फिर साइज में काफी बड़े हैं, एग्रेसिवनेस उनकी काफी ज्यादा है, और वो एक्सट्रीमिटीज पर यानी कि हाथों पैरों पर है, तो उनको हमको निकालने के बाद रेडिएशन भी देना पड़ता है।
रेडिएशन का ट्रीटमेंट, जिससे कि वो वापस ना आए। एडवांस केसेस में, जो और ज्यादा एडवांस केसेस हैं जिनको हम सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हमको उनको कीमोथेरेपी देके कभी कभी छोटा करना पड़ता है। उसके बाद अगर वो सर्जिकली निकाले जा सकते हैं तो निकाले जाने चाहिए। और जो केसेस काफी एडवांस है, यानी कि स्टेज 4 केसेस हैं, जो इधर उधर फैल चुके हैं, दूसरे अंगों में इन्वेजन कर चुके हैं, उनमें घुस चुके हैं, निकालना उनको पॉसिबल नहीं है, उनके लिए हम कीमोथेरेपी का यूज करके लाइफ बढ़ा सकते हैं, पेशेंट्स को कंफर्टेबल कर सकते हैं। तो उन केसेस में कीमोथेरेपी और कभी कभी टारगेटेड थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। ओके सर, मतलब जो लास्ट स्टेज या फिर जिसे कह सकते हैं स्टेज 4 जो सार्कोमा कैंसर है, उसमें लोगों को अपनी होप रखनी चाहिए कि वो भी ट्रीटेबल है, हम ऐसा कह सकते हैं? कोई भी कैंसर स्टेज 4 में है, चाहे वो स्टेज 3 में है, अगर वो क्योरेबल नहीं है तो ट्रीटेबल तो है ही। ट्रीट करने से हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल किया जा सकता है। तो कोई भी, कभी कभी स्टेज 4 कैंसर्स में बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं, पेशेंट कैन लिव अप टू फ्यू इयर्स मोर, काफी अच्छा रिस्पॉन्स कभी कभी हमको मिलता है। तो होप लूज करने का तो कोई रीजन नहीं है। जो भी स्टेज निकले, ट्रीटमेंट उसका होना है, अनलेस कि पेशेंट का ट्रीटमेंट किया ही नहीं जा सकता हो दूसरी वजहों से, जैसे कि पेशेंट बहुत ही अफेक्ट, बहुत ज्यादा एज का हो, या उसको साथ में लगी हुई बीमारियां इस तरह की जो पेशेंट की फिटनेस को बहुत सीवियरली अफेक्ट कर रही हो, ऐसे केसेस में ही ये पेशेंट का इलाज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज पेशेंट्स का इलाज कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी की सहायता से किया जा सकता है। मतलब ये है कि कभी भी पेशेंट को डरना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी स्टेज में उसको सार्कोमा हुआ हो, वो ट्रीटेबल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। उनको सही डॉक्टर के पास जाके और एटलीस्ट सही टाइम पर उनको दिखाना चाहिए, सो दैट कि सही टाइम पे डायग्नोस हो पाए और अच्छा ट्रीटमेंट हो पाए, सक्सेसफुल। बहुत अच्छी बात कही आपने। टाइमिंग इस ट्रीटमेंट में या कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पर अगर पेशेंट सही डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट कैंसर से बिल्कुल मुक्ति पा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो एडवांस स्टेजेस में ही पता लगते हैं। अगर वो पहले पता लग जाए तो उनको भी क्योर किया जा सकता है। तो आजकल हमारा जो थीम है कैंसर ट्रीटमेंट का, या कैंसर की कम्युनिटी जो हम लोग ट्रीट करते हैं, जो सारे डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, या कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे भी हम मनाते हैं, उसकी थीम आजकल इसी बात पर आधारित है कि पेशेंट्स को अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए लक्षणों के बारे में, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो और उनको जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ के हम उनको ठीक कर पाए। तो बजाय इसके कि हम उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दें कि वो कंफर्टेबल रहे, उनकी लाइफ बढ़ जाए, हमारा जोर इस पर है कि वो जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो जाए और अर्ली स्टेज में ही ट्रीट करके हम उनको क्योर करें। इसके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। और आई थिंक आपकी जो ये पहल है सार्कोमा अवेयरनेस के लिए, ये भी उसी का ही हिस्सा है। जी सर, जैसे कि जुलाई सार्कोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ, एंड जैसे अभी आपने बताया जो भी सिम्टम्स हैं, अगर किसी पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उनको शायद ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, तो और उनको डायग्नोज भी अगर हो जाता है, तो क्या वो इससे बच सकते हैं? ऐसे कोई प्रिवेंशन टिप्स होते हैं कि उनको फॉलो करके वो इस कैंसर से बच पाए? कैंसर से बचने के लिए कुछ चीजें हैं जो सारे कैंसर्स को बताई है, नॉट ओनली सार्कोमा। ये सबसे जरूरी चीजें यही है कि आप अपना ध्यान रखें, कोई भी लक्षण आते ही जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएं, नजरअंदाज ना करें। इसमें जानकारी सबसे बड़ा बचाव है। कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, चेतावनी संकेत होते हैं, वो सारे कैंसर से लागू होते हैं। तो वो लक्षणों में से बार बार लगातार बुखार होना, पेट दर्द या बेचैनी लगातार रखना, थकान रहना, 10% से ज्यादा वजन का कम होना, लगातार कम होते रहना,
आवाज में चेंज आ जाना या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाना, जो बताता है कि गले का कैंसर हो सकता है या लंग का कैंसर हो सकता है। कोई भी हिस्से में कोई घाव है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत दिन से एंटीबायोटिक लेने के बावजूद, वो कैंसर हो सकता है, बायोप्सी होना चाहिए। किसी भी हिस्से में कोई गांठ होना जो लगातार साइज में बढ़ रही है, वो कैंसर हो सकता है। ये सार्कोमा में लागू होता है। शरीर के किसी भी हिस्से से रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग होना, जैसे कि नाक से बार बार होना या खाने के बाद ये समझिए कि उल्टी में खून आना या फिर खांसी में खून आना या फिर लैट्रिन के साथ खून आना, ये लक्षण हो सकता है खाने की नली के कैंसर के, आंख के कैंसर के। ये हाजत की आदतों में यानी कि पॉटी जाने की आदत में बदलाव होना, बार बार कब्ज हो जाना, कभी ऑल्टरनेट डायरिया हो जाना, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये भी बड़ी आंख का कैंसर की तरफ इशारा करता है। कोई भी तिल या मस्सा अपनी जगह बदल रहा हो या साइज में बड़ा होना तो स्किन कैंसर की तरफ इशारा करता है। निगलने में कठिनाई होना यानी भोजन को स्वेलो करने में, निगलने में तकलीफ होना, ये खाने के नली के कैंसर की तरफ इशारा करता है। तो ये 10 लक्षण हैं जो जिनका सबको ध्यान रखना चाहिए, और काफी कैंसर से अगर ये जानकारी सबको हो और कोई भी लक्षण इनमें से आपको नजर आए तो तुरंत चेकअप कराएं, जिससे कि वो अर्ली स्टेज में पकड़ आ सके और हम उसका इलाज बहुत ठीक तरह से कर सकें। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग ये सलाह देते हैं कि 40 साल की एज के बाद ईयरली वंस एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप डॉक्टर की सलाह के साथ कराना चाहिए, जिससे कि जो चीजें बहुत अर्ली स्टेज में है और उनके कोई लक्षण भी नहीं है तो वो चेकअप से पकड़ में आ जाए। 40 साल की कोई भी एब्नॉर्मलिटीज है अगर बॉडी में तो वो सारी चीजें डायग्नोज हो पाए अगर चेकअप रेगुलर कराएंगे। रेगुलर चेकअप ईयरली एक बार जरूर कराएं। जी सर, आई होप कि आपने जो इतनी अच्छी सारी जानकारियां दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है आपने सार्कोमा के बारे में, और जैसा कि जुलाई सार्कोमा अवेयरनेस मंथ है, तो आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको सार्कोमा के बारे में अब सारी जानकारियां हो गई हैं। तो अगर उनको कोई ऐसा सिम्टम्स उनको फील होता है तो तुरंत जाके किसी सही डॉक्टर को दिखाएंगे, और वो लखनऊ में है तो डॉक्टर हर्षवर्धन को भी दिखा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन।